नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दो धूर्त। चित्रांकन बेदी, लेखक बिमल चटर्जी। किसी गांव में आयाराम नाम का एक किसान रहता था। आयाराम के पास जो भूमि थी वह बहुत ही उपजाऊ थी, लेकिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह बाजार से अच्छे बीज खरीदकर खेत में बो सके। इसके अलावा वह गांव के साहूकारों के कर्ज तले भी दबा हुआ था, अतः बहुत ही मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था। दिन प्रतिदिन साहूकारों के सख्त तकाजे हो रहे हैं, लेकिन कर्ज कहां से दूं, जबकि घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है। लगता है अब गांव छोड़ना ही पड़ेगा। उसी गांव में गयाराम नाम का एक बनिया भी रहता था। उसकी दुकान भी अच्छी तरह से नहीं चलती थी। रूखा सूखा खाकर वह अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। दिन भर में कोई ग्राहक नहीं आया। यही हाल रहा तो भूख को मरने की नौबत आ जाएगी। अच्छा यही होगा कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और जाकर कोई काम धंधा देखूं। और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने परेशान हो गांव छोड़ जाने का इरादा कर एक दिन कुछ सामान अपनी अपनी पोटली में बांधा और रोक ही रही हो भगवान, मैं मरने नहीं बल्कि कुछ कमाने जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। उदास ना हो लल्लू की अम्मा, मैं जल्दी ही ढेर सारा धन कमा कर लौटूंगा, बस तुम बच्चों और घर का ध्यान रखना। अपनी अपनी पत्नियों से विदा ले वे गांव छोड़कर चल दिए। गांव से बाहर निकलते ही एक दो राहे पर किसान और बनिए की आपस में एक दूसरे पर नजर पड़ी। अरे यह तो अपने ही गांव का बनिया गयाराम है। ओह आयाराम, शायद मेरी ही तरह परेशान होकर गांव छोड़ कहीं जा रहा है, पता करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और गांव छोड़ने का कारण कह डाला। शीघ्र ही दोनों मित्र बन गए। भाई, हम दोनों अपना गांव छोड़कर धन कमाने परदेश जा रहे हैं, क्यों ना दोनों एक साथ रहें, एक से दो भले होते हैं। किसान तो चाहता ही यही था। वह तुरंत तैयार हो गया और दोनों साथ साथ एक दिशा की ओर चल दिए। काफी समय तक चलते रहने के पश्चात उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वह देखो भाई आयाराम, कोई गांव ही मालूम पड़ता है, क्यों ना हम अपनी किस्मत पहले वहीं आजमाएं। ठीक है चलो। गांव में प्रवेश करने के पश्चात, भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, साथ ही थक भी गया हूँ। कुछ खाने और रहने का इंतजाम करो तो जानो कि तुम वास्तव में सच्चे बनिए हो। बनिया बड़ा चालाक था। उसे समझते देर नहीं लगी कि किसान उसकी परीक्षा ले रहा है। वह तुरंत बोला, अच्छा भाई, जब तुम यही कहते हो तो देखो मेरा कमाल, हमें भर पेट खाने को भी मिलेगा और रहने को भी। शीघ्र ही दोनों एक घर के सामने जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर एक बुढ़िया ने द्वार खोला। कौन हो भाई तुम दोनों और क्या चाहते हो? कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? बनिया झट से बोला, माई हम राजा के खास सैनिक हैं, पिछले गांव से आ रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, अतः तुम्हारे यहाँ कुछ देर आराम करना चाहते हैं। वैसे हमें कुछ दिन इस गांव में ही रहना होगा। अच्छा, भीतर आ जाओ। किसान बनिए का यह झूठ सुनकर बहुत चकित हुआ, लेकिन कुछ सोचकर वह चुप ही रहा और बनिए के साथ साथ भीतर प्रविष्ट हो गया। बुढ़िया दरवाजा बंद करती हुई बोली, लेकिन सिपाही भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तुम लोग इस भेष में क्यों हो? माई, हम लोगों को इसी तरह भेष बदलकर घूमना फिरना पड़ता है। हम राजा को इस छद्म भेष में ही प्रजा के दुख सुख का हाल बताते हैं। अच्छा तो यह बात है। देखो भाई, मैं बहुत गरीब दुखिया हूँ, मेरी सिफारिश राजा से जरूर करना। किसान और बनिया एक स्थान पर बैठ गए तो बनिया बोला, माई कुछ खाने को दोगी, हमें बहुत भूख लगी है। अरे भैया, मैंने तो खुद कल से कुछ भी नहीं खाया है, भला तुम्हें क्या खिलाऊं? बुढ़िया ने उदास स्वर में कहा, जबकि उसके पास हर वस्तु काफी तादाद में थी, लेकिन वह थी बहुत कंजूस, इसलिए उसने बहाना बना दिया था कि वह बहुत गरीब है। उसकी बात सुनकर बनिया मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा माई, तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है तो ना सही, लेकिन वह पत्थर तो हमें दे सकती हो ना? हाँ, क्यों नहीं, वह पत्थर तो मेरे लिए बेकार है, परंतु तुम क्या करोगे उस पत्थर का? भूख लगी है तो किसी न किसी तरह पेट तो भरना ही होगा। हम उस पत्थर की खिचड़ी बना लेंगे। पत्थर की खिचड़ी? लगता है भैया तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। अरे माई, तूने कभी पत्थर की खिचड़ी नहीं खाई क्या? नहीं तो।
तो फिर आज हम तुम्हें पत्थर की खिचड़ी अवश्य खिलाएंगे। अरे माई, पत्थर की खिचड़ी तो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि तुम खाकर अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। ओह अच्छा, यदि यह बात है तो आज पत्थर की खिचड़ी ही बनाकर दिखाओ। अगर वास्तव में ऐसा हो गया तो मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। ना ना माई, हम तुम्हें पत्थर की खिचड़ी बनाने की तरकीब नहीं बताएंगे। यह तरकीब तो हमने किसी साधु से 50 रुपए में सीखी है। भला हम तुम्हें मुफ्त में कैसे सिखा दे। बुढ़िया झट बनिए की खुशामद करने लगी। भाई, मेरे पास 50 रुपए तो नहीं, केवल 30 रुपए हैं। वह 30 रुपए तुम ले लो, लेकिन मुझे पत्थर की खिचड़ी बनाने का तरीका अवश्य बता दो। बेकार में मुझे बाजार से रोजाना सब्जी खरीदनी पड़ती है और उसके साथ दाल चावल भी। बनिया अपने मन की प्रसन्नता को दबाते हुए बोला, अच्छा माई, न जाने क्यों मुझे तुम पर दया आ रही है। और कोई होता तो मैं 100 रुपए से कम में यह चमत्कारिक तरीका कभी नहीं बताता। लाओ, तुम 30 रुपए ही दो। बुढ़िया ने झट एक संदूक से 30 रुपए निकाल कर बनिए के हाथ में रख दिए। यह लो 30 रुपए और जल्दी से मुझे वह तरीका बताओ। 30 रुपए बनिया अपनी कुर्ती में रखता हुआ बोला, माई, तुम मुझे तुरंत एक बर्तन दो। ठहरो, अभी लाती हूँ। किसान आश्चर्य से भरा चुपचाप अपने स्थान पर बैठा हुआ बनिए की विचित्र बातें सुन रहा था। इतना तो वह समझ ही चुका था कि बनिया अपनी चतुराई बुढ़िया को दिखा रहा है। और जैसे ही बुढ़िया बर्तन लेने के लिए भीतर वाले कमरे में गई, वह बोल उठा, क्यों भाई, यह कौन सा चमत्कार बुढ़िया को दिखा रहे हो? बस देखते जाओ भाई आया राम गया राम का करिश्मा। अभी तुम्हें भर पेट खिचड़ी खाने को मिलेगी। जल्दी ही बुढ़िया एक बर्तन ले आई। बनिए ने पत्थर को खूब धो धा कर बर्तन में रखा और पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। बस अब कुछ देर बाद देखना क्या लाजवाब खिचड़ी बनती है। कितनी अद्भुत तरकीब जानता है यह सिपाही। अचंभे से बुढ़िया की आंखें मानो निकली पड़ रही थी। कुछ देर बाद बनिया एक चम्मच लेकर बर्तन में चलाने लगा। फिर थोड़ा सा पानी चम्मच में निकाल कर चखा और बोला, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, मगर मैं क्या करूं, नमक मिर्च तो मेरे पास है नहीं। वरना मेरे पास है थोड़ा सा, ठहरो अभी लाती हूँ। और बुढ़िया दौड़कर दूसरे कमरे से नमक मिर्च ले आई। लो, यह डाल लो। कुछ देर बाद फिर बनिया ने पानी चखते हुए कहा, वाह, थोड़ा सा अधकुरा चावल और थोड़ी सी दाल और होती तो बस बड़ा मजा आ जाता। बुढ़िया तुरंत अपने रसोई घर की ओर दौड़ी और एक बर्तन में दाल और चावल ले आई। लो, जितनी जरूरत हो डाल लो। बनिया ने दाल और चावल पानी में डाल दिए और चम्मच को चलाता रहा। अंत में उसने फिर कहा, आहा, कितनी बढ़िया खिचड़ी तैयार हुई है। बस जरा घी और होता तो क्या कहने थे। बुढ़िया घी भी ले आई और वह भी खिचड़ी में डाल दिया गया। और कुछ देर बाद, लो माई, खिचड़ी तैयार है। अब जरा खाकर देखो, इसे बनाने का तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ भैया। तीनों ने खिचड़ी खानी शुरू की। वे खाते जाते और खिचड़ी की तारीफ करते जाते। सबसे ज्यादा तारीफ कर रही थी बुढ़िया। वाह भाई, पत्थर की खिचड़ी इतनी मजेदार बनती है, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब किसान और बनिए का पेट उस खिचड़ी से भर गया तो बुढ़िया बोली, भैया अब दोनों आराम करो, मैं तब तक जरा एक जगह से होकर आती हूँ। ठीक है माई, लेकिन जरा जल्दी लौटना। बुढ़िया के जाते ही किसान बोला, वाह भाई गयाराम, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। कितनी होशियारी से तुमने बुढ़िया को मूर्ख बनाया। जवाब नहीं तुम्हारा, उसका जूता उसी का सर, ऊपर से 30 रुपए भी कमा लिए। भाई, मेरे दिमाग का कमाल तो तुम देख ही चुके, अब तुम्हारी बारी है। दिखाओ कोई अपनी बुद्धि का चमत्कार, तब जानू तुम्हें। जरूर भाई, कल सुबह तुम यहाँ आराम करोगे और मैं कमाने जाऊंगा। अब देखना यह है कि मैं कल कितना कमा कर लाता हूँ। लेकिन भाई, पहले एक समझौता कर लो, जितना हम दोनों मिलकर या अलग अलग होकर परदेश में कमाएंगे, अपने गांव जाते समय आधा आधा बांट लेंगे। वाह भाई गयाराम, यह भी कोई कहने की बात है। हम दोनों अब पक्के मित्र हैं, अतः आपस में दोनों बांट कर ही खाएंगे। अगले दिन किसान तैयार होकर बुढ़िया की झोपड़ी से निकल पड़ा। बुढ़िया को बनिए ने कह दिया था कि आज गांव का मुआयना करने जाने के लिए उसके मित्र की बारी है, अतः बुढ़िया को उन दोनों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होने पाया। यदि बनिए से तगड़ा हाथ नहीं मारा तो मेरा नाम भी आया राम नहीं। चलता चलता वह उस गांव से निकलकर एक दूसरे गांव में पहुंच गया।
उस समय वहाँ काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी। खूब मौके पर आया, लगता है आज यहाँ कोई त्योहार मनाया जा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे कुछ किसान एक चबूतरे पर बैठे दिखाई दिए, जिनके बीच बैठा गांव का ही कोई महाजन अपनी शेखी बगा रहा था। और सीधे साधे किसान उसकी झूठी बातों को सच मानकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। अरे तुम लोग मेरी पहुंच क्या जानो, मैं तो जागीरदार साहब की बैठक तक हो आया हूँ। खूब अच्छी तरह पहचानते हैं मुझे और मेरा खूब आदर भी करते हैं। अच्छा, और क्या, तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। खूब मूर्ख बना रहा है इन भोले भाले किसानों को। क्यों ना मैं इसे ही मूर्ख बनाने की कोई तरकीब निकालूं। शेखीबाज है, जल्दी ही फंस जाएगा। और किसान आयाराम उस महाजन को मूर्ख बनाने की कोई तरकीब सोचने लगा। शीघ्र ही उसे एक तरकीब सूझ गई। वह उन किसानों की बैठक में पहुंचकर महाजन से बोला, अरे यह तो कुछ भी बात नहीं, यदि मैं चाहूँ तो जागीरदार के साथ खाना भी खा सकता हूँ। क्या कहा, तुम जागीरदार के साथ खाना खा सकते हो? हाँ। नहीं, मैं कदापि नहीं मान सकता। तुम जैसे साधारण लोगों को तो वे अपने निकट फटकने भी नहीं देते। यदि ऐसी बात है तो अब मैं उनके साथ खाना खा कर ही तुम्हें दिखाऊंगा। नहीं, तुम नहीं खा सकोगे। वे बहस करते रहे। अंत में महाजन ही बोला, देखो, यदि तुमने जागीरदार के साथ खाना खा लिया तो मेरे पास इस समय 500 रुपए है, वे सब मैं तुम्हें दे दूंगा। और यदि नहीं खा सके तो जीवन भर मेरा काम मुफ्त में करना होगा। किसान आयाराम तो चाहता ही यही था। वह मन ही मन प्रसन्न होता हुआ झट बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक 1 घंटे बाद तुम इन सब के साथ जागीरदार साहब के यहाँ पहुँच जाना और मुझे उनके साथ खाना खाते हुए देख लेना। ठीक है। किसान उनसे विदा ले जागीरदार के घर की ओर चल पड़ा और लोगों से पूछता हुआ कुछ ही देर में जागीरदार के घर जा पहुंचा। उस समय जागीरदार साहब मुख्य द्वार के सामने ही बरामदे में बैठे थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हुजूर, मैं आपसे एकांत में यह जानना चाहता हूँ कि आपकी टोपी के आकार के स्वर्ण पिंड की क्या कीमत होगी? अपनी टोपी के आकार के स्वर्ण पिंड की उस किसान द्वारा कीमत पूछे जाते देख न जाने क्या सोचकर जागीरदार के मुंह में पानी भर आया, लेकिन उसने कोई उत्तर न देकर सिर्फ ताली बजाई। तुरंत एक नौकर हाजिर हुआ। सुनो, इस व्यक्ति के लिए और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया भोजन ले आओ, जल्दी करो, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जो आज्ञा मालिक। जल्दी ही नौकर ने उनके सामने बिछी मेज पर खाना लाकर सजा दिया। दोनों खाने लगे। डटकर खाना भाई, किसी किस्म का संकोच न करना। जिस वस्तु की जरूरत हो मांग लेना। आपके रहते भला किसी चीज की क्या कमी हो सकती है? आप निश्चिंत रहें, मैं पेट भर कर ही खाऊंगा। 1 घंटा पूरा होते ही महाजन उन सभी किसानों के साथ जागीरदार के घर के बाहर पहुंचा तो भीतर का दृश्य देख वे सभी आश्चर्यचकित हो उठे। अरे देखो, वह तो सचमुच ही जागीरदार साहब के साथ भोजन कर रहा है। हाँ, जागीरदार उसके साथ हंस हंस कर बातें भी कर रहे हैं, मानो वह उसका गहरा मित्र हो। भाई महाजन जी, आप तो वास्तव में शर्त हार गए। हाँ भाई, जोश जोश में पूरे 500 रुपए की चपत लग गई। मुझे क्या मालूम था कि वह इतना बड़ा आदमी होगा। इधर भोजन समाप्त कर लेने के पश्चात जागीरदार आयाराम को लेकर भीतर एक कमरे में पहुंचा। अच्छा भैया, अब तुम जल्दी से वह स्वर्ण पिंड निकालो, मैं उसके बदले तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कोई स्वर्ण पिंड है ही नहीं। मैं तो वैसे ही उसके बारे में जानना चाहता था। भला बताइए ना, क्या कीमत होगी ऐसे स्वर्ण पिंड की? किसान की बात सुनकर जागीरदार एकदम क्रोध से चीख उठा। तुरंत निकल जाओ मूर्ख, वरना मैं तुम्हारी खाल उतरवा लूंगा। जाता हूँ हुजूर, कष्ट के लिए माफी भी चाहता हूँ। किसान खुशी खुशी जागीरदार के घर से बाहर निकल आया। महाजन व अन्य किसान उसे बाहर ही खड़े मिले। क्यों भाइयों, देख लिया ना मुझे जागीरदार के साथ खाना खाते हुए। महाजन जी, आप शर्त के मुताबिक 500 रुपए निकालिए। हाँ भाई, सचमुच मैं हारा, तुम जीते। यह लो पूरे 500 रुपए, और आइंदा से मैं फिर किसी से शर्त न लगाने की कसम खाता हूँ। नोटों को जेब में रखकर किसान खुशी खुशी घर लौट गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।